जय हिंद। मैं हूं आपके साथ निशा यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज जो पढ़ने वाले हैं, मेरे बैकग्राउंड में जो मैप लगा है, इससे आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूं। मैं आज बात करने वाली हूं बलूचिस्तान पे। अब बात ये रही कि बलूचिस्तान जो है, आज हमारे इतिहास के जो पन्नों की बात करते हैं, हम इतिहास में जब चलते हैं तो आज मैंने बलूचिस्तान वाला टॉपिक क्यों उठाया है। तो देखिए, बात ये है कि अभी जो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री या हमारी जो सेना ने जो क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो स्टैंड लिया, वो सारी चीजें हुई। इसमें कहीं ना कहीं बलूचिस्तान जो है उसको ऐसा लगने लगा है, या कह लीजिए उसको एक अवसर मिला है कि ठीक है, ये एक ऐसा मौका है जब मैं पाकिस्तान से आजाद हो सकता हूँ, पाकिस्तान से अलग हो सकता हूँ। अब बात ये उठ रही है कि पाकिस्तान से आजाद मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का कभी हिस्सा नहीं था और इसके पीछे का क्या इतिहास है, मैं आज आपको बताऊंगी। और अगर ये बना तो कब बना, इसको कब पाकिस्तान में इंक्लूड किया गया, इसके बारे में भी मैं आज जो हमारी क्लास है उसके बारे में मैं प्रॉपर वे में आपको समझाने वाली हूँ। और देखिए, मैं बात कर दूं बलूचिस्तान की स्टार्टिंग की, अगर हम बात करें तो देखिए मैप जो है, अब इसमें देख सकते हैं, अगर मैं मैप की बात करूं, मैप के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। अब ये वाला जो एरिया है, आप इसमें सीधा सीधा देख सकते हैं क्या है, ये बलूचिस्तान है। और ये जो पूरा मैप है ना, ये पड़ जाता है पाकिस्तान का, जो मतलब ये तो भारत है हमारा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर ये जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, ये क्या आ जाता है, ये पाकिस्तान का पूरा बन जाता है। ठीक है, एक फिगर बन जाती है पाकिस्तान की। उसमें ये वाला जो एरिया है, ये जो है, ये जो बलूचिस्तान पड़ता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें देखिए, ये सिंध है, ये सिंध है हमारा। तो वो वाली बात है कि अभी हम पूरे बलूचिस्तान के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं बता दूं कि बलूचिस्तान का नाम कैसे पड़ा। देखिए, बलूचिस्तान का बलूचिस्तान नाम ऐसे कुछ पड़ा कि वहां पर जो बलूच जो जनजाति है, वो क्या है, उनका वहां पे बहुत लंबे समय से कह लीजिए या वर्षों से वो रहते आ रहे थे। तो वो बलूच जनजाति थी, उन्हीं के नाम पे क्या होता है, उन जनजातियों के आधार पर बलूच का नाम बलूचिस्तान पड़ता है, बलूच से बलूचिस्तान पड़ता है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस बात को याद रखिएगा, बलूचिस्तान ये हो जाता है। अब बात ये आती है, क्योंकि हम अभी से इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसको इतिहास के हिसाब से कब इंक्लूड किया गया, और थोड़ा सा इसके अगल बगल वाले जो इलाके हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा बलूचिस्तान कि आपने एक बीच में खबर भी सुनी होगी कि बलूचिस्तान में क्या हुआ था, 11 मार्च के आसपास एक ट्रेन हाईजैक कर ली गई थी। और वो ट्रेन कहाँ थी, वो ट्रेन यहाँ से निकल करके पाकिस्तान से होते हुए इस्लामाबाद जा रही थी, जो पाकिस्तान की कैपिटल है, वहां पे जा रही थी। बट यहाँ पे क्या होता है, उसको हाईजैक कर लेते हैं। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों हाईजैक कर लिया गया था। खैर, ये भी मैं बता दूंगी, लेकिन हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। बात आती है बलूचिस्तान के अगल बगल क्या क्या पड़ता है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान कितनी एरियाओं में मिलकर बना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर मैं बलूचिस्तान की सिर्फ बात करूंगी, ये वाला जो है ये बलूचिस्तान है। अगर इधर की आप बात करोगे तो क्या है, ईरान पड़ता है इधर की साइड में, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, इसके दक्षिण की साइड में क्या है, ये अफगानिस्तान पड़ जाता है। ये बढ़ जाता है खैबर, बोला जाता है जिसको खैबर पख्तूनख्वा करके कुछ बोला जाता है, ख्वाब करके बोला जाता है, ये पंजाब है। ठीक है, इसके पास में क्या है, ये लाहौर है। इस्लामाबाद कहाँ की कैपिटल है, इस्लामाबाद पड़ती है पाकिस्तान की कैपिटल है। इधर साइड में पड़ जाता है सिंध, और यहाँ पे पड़ जाता अरेबियन सी। क्या पड़ जाता है, ये अरेबियन सी है। तो ये सब मिलकर कहीं ना कहीं ये जो बलूचिस्तान है ना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक रूप से जो खनिज हैं, यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से जो खनिज, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेचर ने बलूचिस्तान को बहुत सारी चीजें दी, लेकिन उसको क्या हुआ, शायद बलूचिस्तान वाले नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। मतलब उसने अपना फायदा तो उठाया, लेकिन बलूचिस्तान को सवार नहीं पाया है, वो बात रही। खैर, अब हम आते हैं इसके थोड़ी हिस्ट्री पे चलते हैं।
कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि ये अब जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके इतिहास की बात करेंगे, बलूचिस्तान की हिस्ट्री की बात करेंगे, तो देखिए बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर हम इसकी बात कर देंगे, सबसे बड़ा हिस्सा है, कितना, 44% है बलूचिस्तान, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5% ही लोग रहते हैं। और आबादी की संख्या की मैं बात करूंगी ना, सिर्फ संख्या की, तो वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास वो कह सकते कि वो पड़ती है कि 1.5 करोड़ के आसपास इनकी संख्या, 1 करोड़ 49 लाख के आसपास इनकी क्या है, जनसंख्या। यहाँ पे इतनी आबादी है, इतने लोग रहते हैं। खैर, अब बात आती है कि ये जो है ये क्या है, बहुत बड़ा प्रांत है। और वहीं अगर हम पश्चिम, जो मैंने आपको बताया, पश्चिम में क्या पड़ता है, पश्चिम में ईरान पड़ता है। ईरान पड़ता, उत्तर की साइड में, माफ करिएगा मैंने पहले दक्षिण बोल दिया था, उत्तर की साइड में क्या पड़ जाता है, अफगानिस्तान पड़ता है। और दक्षिण में अरब सागर पड़ता है, अरब सागर पड़ता है। पूरब में क्या पड़ता है, सिंध, पंजाब से ये घिरा हुआ है। ये हम इसके इतिहास चल रहे हैं, उससे पहले हम ये सारी चीजें आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम इस इलाके की बात करेंगे तो क्या रहा है, ये हमेशा के लिए अहम भूमि रहा है। क्या रहा है, हमेशा के लिए अहम भूमि रहा है। और सभ्यता और संस्कृतियों की अगर हम बात करेंगे तो उसका ये हिस्सा रहा है। प्राचीन इतिहास में अब हम चलते हैं कि प्राचीन इतिहास में इसका क्या रहा और क्या क्या चीजें रही। प्राचीन की अगर हम बात करेंगे, जैसे सिंध वगैरह की नाम आ जाता है। ठीक है, अगर मैं सिंध सभ्यता की बात करूंगी, जिनको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, खैर ये लैंग्वेज की बात है। अब हम बात करें, ये टाइम पीरियड है 2500 से लेके 1500 ईस्वी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। बलूचिस्तान का जो मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़ नामक जो स्थल है वो क्या है, खुदाई में यहाँ पाया गया था। ये बहुत पुरानी क्या थी, कृषि आधारित सभ्यता थी, कृषि आधारित सभ्यता थी। और एक बात आप याद रखिएगा कि जो बलूचिस्तान है, या अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, ये अखंड भारत का हिस्सा रहा है। अगर आर्यवर्त आप जब पढ़े रहे होंगे या आपने पढ़ा होगा, जब आर्यों का टाइम पीरियड चल रहा था, या हड़प्पा के बाद की मैं बता रही हूँ, उस वक्त भी क्या है, बलूचिस्तान भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये पूरा मिलके भारत बनता है। ठीक है, मॉडर्न टाइम में हम भारत की बात करें, लेकिन ये पूरा जो है ये एक अखंड भारत बनाता था। ठीक है, और अगर उसी की हम बात करें, क्या मिले यहाँ पे, अवशेष मिले हैं। और ये सिंधु सभ्यता का क्या रहा है, पुरानी माने जाने वाली और भारत की प्राचीनतम संस्कृति का क्या है, संस्कृति में से एक है, उसकी संस्कृतियों में से। अगर वहीं बात करेंगे आमू दरिया की, आमू दरिया और फारस, फारस का बहुत बड़ा रोल रहा है बलूचिस्तान में, हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। फारस जो है उसका प्रभाव क्या है बलूचिस्तान पर प्राचीन समय से पड़ता रहा है। फारसी साम्राज्य जो था, क्या था, फारसी साम्राज्य था। अचेमेनिड्स जो थे साम्राज्य के, इन्होंने क्या किया था, इनके ये अधीन रहा था। और फारसियों ने इस समय पे क्या किया था, इसको अपने साम्राज्य का हिस्सा बना रखा था। और व्यापारिक मार्ग के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। व्यापारिक क्यों, क्योंकि अरेबियन सी जो है वो बलूचिस्तान के ठीक नीचे पड़ती है। बलूचिस्तान के क्या है, अरेबियन सी, मैंने जो कि अभी आपको बताया था, उससे ये घिरा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, मैं मैप में आपको दिखा दूं अरेबियन सी के बारे में, ये वाला जो इलाका है, ये जो अरेबियन सी है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बलूचिस्तान बहुत ज्यादा रहा है। बलूचिस्तान व्यापारी के मामले में, जो कि पाकिस्तान इसका पूरा इस्तेमाल करता है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने वो सपोर्ट नहीं दिया जो बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां पे रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है। मतलब अगर 5% वहां पे लोग रह रहे हैं ना पूरे पाकिस्तान के जनसंख्या के इंक्लूड करने के बाद, तो वहां पे उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों को परेशान करती है, क्योंकि जो जनजातीय वहां शुरू से रह रही थी, उनकी एक सभ्यता थी, उनकी एक संस्कृति थी, जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पाकिस्तान उसको धीरे धीरे दबा रहा है और उसके ऊपर अपना प्रेशर बना रहा है, उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से ये लोग बगावत करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस पे बात करेंगे कि अभी वर्तमान समय में क्या रहा है, मध्यकालीन इतिहास की हम बात कर लेंगे। मध्यकालीन इतिहास की मैं बात करूंगी।
ठीक है। देखिए अरब आक्रमण, अरबों का जब आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण जब भारत पे हुआ था, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रही हूँ, जब अखंड भारत हुआ करता था मौर्य काल के टाइम पे, तो उसमें क्या होता है, जब अरबी आक्रमण हुआ और इस्लाम का आगमन हुआ था, कौन सी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में जो इस्लाम था उसका आगमन होता है। और अरब के जो सेनापति मोहम्मद बिन कासिम जो था, उसने क्या किया था, सिंध पे आक्रमण किया था, और जिसका प्रभाव कहां पड़ा था, बलूचिस्तान पे भी पड़ता है। और समय के साथ क्या हुआ, इस्लाम इतना यहां फैल गया कि जो बलूच जनजाति थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी इस्लाम को अपना लिया, उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, इस्लाम को भी स्वीकार कर लिया था। ठीक है। अब बलूच जनजातियों के कह देंगे, अगर बात करेंगे कि इनका उदय कैसे हुआ, अगर इससे हम बात करेंगे तो देखिए बलूची जो लोग थे ना, वो खुद को क्या बोलते हैं, अरब और फारसी मूल से जोड़ते हैं। 12वीं और 13वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो बलूच है जनजातियों ने धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत की, और कई छोटे छोटे खानदानी जो कह सकते हैं शासन इन्होंने स्थापित कर लिया था धीरे धीरे 12वीं और 13वीं शताब्दी में जाने के बाद। अभी मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करेंगे, आधुनिक इतिहास के समय में, तो देखिए ब्रिटिश जब राज आया, जब अंग्रेज भारत में आया, और उनके समय में क्या होता है, अगर हम बात करेंगे सेंचुरी में यानी 19वीं शताब्दी में, तो ब्रिटिश राज्य का जो प्रभाव पड़ा था उसमें ये होता है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, बलूचिस्तान के दखल देना शुरू कर दिया था। उन्होंने इससे क्या किया था, रणनीतिक दृष्टि से क्या किया था, अहम माना था, क्योंकि ये अफगानिस्तान ईरान के निकट था। अगर अफगानिस्तान से कोई आक्रमण करता है या फिर ईरान से आक्रमण करता है, तो वो बलूचिस्तान वाला जो इलाका है, क्योंकि ये समुद्री मार्ग यहाँ पे पड़ता है, अरब सी यहाँ पे पड़ता है, तो वहां से ये लोग उसको देखते थे कि अगर वो आक्रमण करते हैं तो हम इस साइड से इनको घेर सकते हैं। तो इसलिए अंग्रेजों के लिए भी क्या रहा है, बलूचिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे सुरक्षा के, अहम सुरक्षा के, सीमा सुरक्षा हेतु तो इन्होंने क्या बोला, कहने जो कई सैन्य ठिकाने भी इन्होंने बनवाए थे, कि इन्होंने अंग्रेजों ने बनवाए थे। ठीक है। अगर वहीं हम बात करेंगे, अंग्रेजों ने क्या किया था, खैबर जो मैंने आपको बताया, खैबर पखनुमा खवा जो नाम है ये, वहां पे क्या किया था, उन्होंने पे अपने सैन्य ठिकाने बनवाए थे। ठीक है। वहीं 1947 की बात करेंगे, जब भारत आजाद हुआ, तो वहां पे ये हुआ कि अब बचा भारत के 2 टुकड़े करने हैं, तो उसमें जो पाकिस्तान आया और बलूचिस्तान बचा, तो ये हुई कि जो बलूचिस्तान है उसको पाकिस्तान में इंक्लूड कर दिया गया, और उसके साथ समझौता करके देखा जाए तो बलूचिस्तान को एक स्वायत्तता दी गई थी, एक स्पेशल दर्जा दिया गया था कि ठीक है तुम पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, लेकिन उसको एक स्पेशल ऑथराइज्ड कर दिया गया था, स्वायत्तता दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इसका मिसयूज किया था। और इसी के बारे में अगर हम बात करेंगे, देखिए जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बलूचिस्तान को क्या किया गया, पाकिस्तान में मिला दिया गया। हालांकि जो बलूच नेताओं ने क्या किया था, याद रखिएगा वहां पे ना एक पार्टी है, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी है, जो क्या करती है, आए दिन इसकी बगावत करती रहती है। ठीक है। उनको BLA बोला जाता, BLA बलूच लिबरल आर्मी बोला जाता है। ठीक है। अगर वहीं बात करेंगे, इन्होंने क्या किया था, नेताओं ने, जनजातियों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। विरोध किसने किया था, यहाँ की जनजातियों ने किया था। बाद में बलूच में क्या हुआ, विशेष स्वायत्तता की क्या कर दिया गया, स्वायत्तता के साथ पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। बाद में जो विरोध होने लगा उसके बाद। अब वहीं हम आधुनिक बलूचिस्तान और उसके संघर्षों की बात करेंगे कि क्या रहा है। तो देखिए बलूचिस्तान में ना प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, मतलब आप वहां पे कोयले की बात कर लीजिए, ऑयल की बात कर लीजिए, जो काला तेल होता है, इन सब के मामले में बलूचिस्तान को नेचर ने बहुत अच्छा बनाया। नेचर ने जब बलूचिस्तान को बनाया होगा तो बहुत प्यार से और बहुत सुंदर से बनाया होगा। लेकिन पाकिस्तान का दुर्भाग्य समझिए या उसकी क्या कहा जाए, दुर्भाग्य समझिए कि इतना सुंदर बलूचिस्तान को संभाल नहीं पाया, और जिसका सही मायने में फायदा नहीं उठा पाया कि जैसा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर सोर्सेस वहां पे इतनी ज्यादा है तो वो चाह सकता था कि उस एरिया को और बेहतर बना सके।
और जब उसको बेहतर बनाएगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो खनिज पदार्थ मिल रहे हैं उनको वो और अच्छी मात्रा में उनको मिल सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अगर हम बात करें विशेषकर गैस, कोयला, तांबा और सोना, इन सब चीजों से क्या है, बलूचिस्तान के लोग अगर बात करेंगे वहां पे ये मिलता है। वहीं अगर स्थानीय लोगों की हम बात करेंगे, उन्होंने लंबे समय से क्या किया है, अधिक स्वायत्तता और उसके साथ संसाधनों पे अधिकार करते रहते हैं, मांग करते आए हैं। उनका कहना है कि हम जो बलूचिस्तानी लोग हैं, हम जनजातीय हैं, तो इस पे सबसे ज्यादा अगर किसी का अधिकार है तो वो हमारा होना चाहिए। कि अगर वहीं हम बात करेंगे बलूचिस्तान राष्ट्रवादी आंदोलनों के जो होते रहते हैं, तो वहीं पाकिस्तान सरकार की एक तरफ से क्या होता है, इनके बीच में संघर्ष जारी होता रहता है। वहां पे जो पार्टी है ना BLA, ये पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, और ये अभी जो पहलगाम वाला हुआ है और उसके बाद जो हमारी साइड से जवाबदेही हुई है पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ, तो उसमें जो लिबरल पार्टी है इनकी बलूचिस्तान वाली, इन्होंने हमसे सपोर्ट भी मांगे और इन्होंने बोला भी है कि इनके साइड ये है कि अगर इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो ये आजाद हो सकते हैं। और इसलिए आजाद नहीं होना चाहते क्योंकि ये यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करें, नहीं, ये अलग रीजन है। देखा जाए तो वहाँ के लोगों के साथ सच में बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। वहाँ नो एजुकेशन, नो हॉस्पिटल, मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। जबकि आप देखोगे तो इतने संसाधन वहां पे मिलता है। पाकिस्तान ने सिर्फ वहां से वो चीजों को लिया है और अपने पाकिस्तान को चलाया है, लेकिन कभी भी बलूच के जो लोग हैं उनको इसके बदले में रिवॉर्ड नहीं दिया, थैंक यू नहीं बोला है, ना नेचर को बोला है, और उसका मिसयूज किया है उसने। ठीक है, अगर हम संक्षिप्त में इसकी बात करेंगे तो बलूचिस्तान का अगर इतिहास से, सभ्यताओं और आक्रमणों से हम बात करेंगे, जनजाति संघर्षों, स्वतंत्रता की चाहत की कहानी यह है कि एक ही क्षेत्र हमेशा से अपनी अलग संस्कृति की पहचान और राजनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर अलग हम बात करेंगे, इसके आगे की बात करें हम, देखिए बलूचिस्तान में अलग होने की चाहत क्यों होती है, मैंने अभी बताया क्योंकि सरकार ध्यान नहीं देती है। खैर अभी हम ये बातों पे आते हैं, जो संसाधनों का अधिकार का मुद्दा आता है, बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। बलूचिस्तान में क्या है, गैस, कोयला, तांबा, सोना, ये सारी चीजें हैं जो वहां के लोग चाहते हैं कि उनको उन पे अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और नेताओं का आरोप है कि इस पे क्या होता है, इनके संसाधनों का शोषण किया जाता है। ठीक है, और लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के क्या हैं, सबसे गरीब और पिछड़े इलाके के हो गए हैं, और यहाँ संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कौन करता है, पाकिस्तान करता आ रहा है। ठीक है, अगर हम राजनीति, संक्षिप्त और स्वायत्तता की मांग की बात करें, ये मुद्दा रहा है, तो यहाँ पे बलूचिस्तान के जो नेता हैं उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक रूप से दबाया जाता है। क्या किया जाता है, दबाव डाला जाता है। उनकी मांग को उन्हें अपनी जमीन, संसाधनों और संस्कृति को पूरा करने का अधिकार क्या कर सकते हैं, उनकी ये मांग है कि उन्हें मिलना चाहिए। वहीं जो बलूच के राष्ट्रवादी संगठन चाहते हैं कि बलूचिस्तान को ज्यादा से ज्यादा क्या है, स्वायत्तता मिले और वो पूरी तरह से स्वतंत्र बना दिया जाए, ये उनकी मांगे हैं। और भी मांगे हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम पूरा बलूचिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों होता रहा है ये भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, सांस्कृतिक संगठन, जो सांस्कृतिक है ना इनके, उस पे इनका संकट का डर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान बार बार इन पे दबाव डालता है, इनके कल्चर को दबाता है। तो देखिए इनकी अलग जो भाषा है, बलूच लोग क्योंकि ये जनजाति थे तो इनकी एक अपनी भाषा है, संस्कृति, इतिहास है, इसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका डर है कि पाकिस्तानी सरकार धीरे धीरे उनकी संस्कृति को क्या ना कर दे, खत्म कर रही है, और खत्म ना कर दे, उनको इस बात का डर है। उन्होंने मुख्य न्याय धारा जो है, मुख्य धारा में मिल रही है, मतलब उनकी संस्कृति को खत्म करना है, और उन्हें मुख्य जो धाराएं हैं वो मिल रही हैं। और वहीं हम बात करेंगे, सेना भी इनका क्या करती है, दमन करती है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, सेना क्या करती है, पाकिस्तान में जो बलूच पाकिस्तानी सेना है वो खुफिया एजेंसियों की सख्त कार्यवाही होती है वहां पे। ठीक है, बलूच जो राष्ट्रवादी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आम जनता और अत्याचार, लापता करने और मारने के आरोप लगाते ही रहते हैं इन लोगों पे।
जो ये लोग हैं ना, इनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। आम जनता वगैरह पे क्या होता है, इन पे ये आरोप लगाया जाता है कि अत्याचार कर रहे हैं, या लापता कर देते हैं, या इन्हीं को कभी कभी गायब कर दिया जाता है। ये सारी चीजों का आरोप लगता रहता है इनको। बेसिकली जो सेना है ना, वो कोई ना कोई आरोप लगा के जेल में बंद कर देना या मारना, ये सारी चीजें करती रही है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे वहां जो असंतोष है ना, वो फैल गया है और अलगावाद की भावना आ गई है, क्योंकि उनको पूरा ही कट ऑफ कर दिया गया। आपने मैप में भी देखा होगा, तो बलूचिस्तान जो मिल के पाकिस्तान को बनाता है, 44% है पाकिस्तान का हिस्सा, ये 44% है। अगर ये हट जाएगा तो पाकिस्तान बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास, ठीक है। अगर वहीं हम बात करेंगे अभी के, इसके अलावा अगर कुछ चीजें बच रही हैं तो ये है कि देखिए, जो विदेशी ताकतों का जो प्रभाव है, ये आरोप है उनका कि जो पाकिस्तान का दावा है कि भारत, अफगानिस्तान और अन्य विदेशी ताकतें जो है वो बलूचिस्तान को अलगावाद का समर्थन करती हैं। ये विदेशी जो ताकतें, ये किसने आरोप लगाया है, ये पाकिस्तान ने इन पे आरोप लगाया है, ठीक है। हालांकि बलूच नेता कहते हैं कि उनकी लड़ाई अपने हक और अपने अधिकारों के लिए है, ना कि किसी विदेशी इशारे पर है। वो सीधी सी बात है, देखिए वो इशारे नहीं करते हैं या किसी के कहने पे नहीं है, वो अपना हक मांग रहे हैं और वो डिजर्व करते हैं उस चीज को लेके, तो उनकी डिमांड है। और जब वो कोई भी किसी के बगावत में जाता है, तो कोई थर्ड पार्टी अगर उनको सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनकी बात सुनेंगे और हम चाहेंगे कि अगर मैं अकेली हूं, अगर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है तो ये तो और अच्छी बात है ना। आप मेरे साथ गलत मत करो, ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी बाहर हो जाएगी। अगर आप मेरे साथ अच्छा रहोगे तो थर्ड पार्टी की एंट्री तभी होती है जब आप उसके साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। और इनका वो डिजर्व भी करते हैं, इनकी लड़ाई ही अपने हक के लिए है। नतीजा की अगर हम बात करेंगे कि नतीजा क्या निकला, तो देखिए बलूचिस्तान के जो कई लोग हैं ना, खुद को क्या किया है इन्होंने, खुद को शोषित और अक्षिप्त क्या मानते हैं ये लोग, और इसीलिए वो स्वतंत्र बलूचिस्तान यानी फ्री बलूचिस्तान की मांग करते रहे हैं। और ये आर्थिक जो है, अगर देखा जाए, ये मुद्दा जो है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानव अधिकारों का मिश्रण है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बलूचिस्तान जो है, आप ये नहीं कह सकते कि जो बलूचिस्तान है वो सिर्फ किसी बाहरी पार्टी के कहने पे या जो बाहरी विदेशी देश उनके कहने पे आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। ये पाकिस्तान फालतू के दावे करते रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो अगर सपोर्ट करेगा, क्योंकि देखिए ये है बलूचिस्तान, अगर वो इसको सपोर्ट करेगा, इतना बड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान इतना पड़ता है, इतना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये क्या है, यहाँ पे एक अलग इस्लामिक वो चलता रहता है, हालांकि पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे इनका चलता है। खैबर जो है ये यहाँ पे अलग ही अपना संगठन बना के चलते रहते हैं, तो ये वाली बात है। तो अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो इंडिया तो इधर पड़ता है, ये है इंडिया। इंडिया क्यों ही इनके पास जाएगा, इंडिया इनके पास नहीं जाएगा, लेकिन ये खुद सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं इंडिया को लगता है कि इसमें सपोर्ट करना चाहिए। और सिर्फ इंडिया नहीं, बाहरी जो भी देश हैं वो भी इसके सपोर्ट में रहते हैं। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया बलूचिस्तान से रिलेटेड और जो भी सारी चीजें रही वो आपको अच्छे वे में समझ में आ गई होगी। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो हम आर्यवर्त बता रही थी, मैं वैदिक कालों में भी क्या होता है, वैदिक समय में अगर आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान, बलूचिस्तान है या पाकिस्तान ले लीजिए, ये सारी चीजें ये भारत का हिस्सा रहे हैं। मैंने जो कि आपको बताया, वैदिक युग में क्या होता है, जो फारस से लेके गंगा, सरयू और इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र है, यहाँ तक क्या थी, ये जो भूमि थी आर्यों की भूमि हुआ करती थी। और आर्य कौन, जिन्होंने भारत में, जिनका नाम आता है कि आर्य भारत, जो भारतीय है उन्हीं को आर्य कहा जाता है, जो भारत में आए थे, तो ये उनकी भूमि हुआ करती थी। तो ये भारत, अखंड भारत का हिस्सा रहा है बलूचिस्तान, जो समय के साथ बंटवारे के बाद अलग हो गया। तो आई होप आपको पूरी आज की जो हमारी क्लास थी वो समझ में आ गई होगी। मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।